Good morning to all of you. Once again, we are going to start the last part of the chapter Rural Development, and we are going to start with the topic Functions of Marketing Cooperatives. We studied about the marketing cooperatives. We also understood that the marketing cooperatives and the credit cooperatives are now one and the same. And what are the functions which the marketing cooperatives they perform? So first function is to market the products on the behalf of the farmers. उनके behalf पर मार्केट में प्रोडक्ट्स को बेचना. क्यों? ताकि उनको उनके प्रोडक्ट्स की बेटर प्राइस मिले. अगर बेटर प्राइस नहीं मिलेगी तो किसान जो है बेचारा मेहनत करेगा लेकिन खुशहाली प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी. तो ये पहला काम है. दूसरा काम है उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना, क्योंकि ज्यादातर तो बेचारे किसान ये सोचते हैं कि ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, चलो सस्ता ही बिकता है तो बेच दो. अब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी तो शहर में जाके बेच देंगे, वहां अच्छा पैसा मिल जाएगा. फिर टू अरेंज स्टोरेज फैसिलिटीज टू अवॉइड डिस्ट्रेस सेल. आपने पढ़ लिया था डिस्ट्रेस सेल, मजबूरी में प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी बेच देना और औने पौने दाम में बेच देना, सस्ता बेच देना, इवन नॉट कवर द कॉस्ट. सो उसको बचाने के लिए स्टोरेज के लिए गोडाउन्स जहां उनको स्टोर करेंगे, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट में बेच देंगे. देन टू अरेंज द ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, ताकि उनको कोई चीट ना कर सके. ऐसा ना हो कि ए ग्रेड की चीज है और उसका प्राइस मिल रहा है सी ग्रेड का, तो किसान को तो लॉस हो जाएगा. इसलिए ये काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको ग्रेडिंग करना. और टू एडवांस लोन्स टू द फार्मर्स सो दैट दे आर नॉट फोर्स्ड टू मेक डिस्ट्रेस सेल. उनको लोन्स मिल जाए ताकि अभी बेचेंगे फसल, पैसा आएगा तभी तो अगला कुछ करेंगे. तो उस दौरान उनको थोड़े समय के लिए लोन मिल गए और जब वो फसल की कीमत बढ़ गई तो बेच दिया और उन्होंने लोन वापस कर दिया. ये भी मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स करती है. और सबसे लास्ट में है टू सप्लाई द इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस. सो दीज आर द 6 functions of marketing cooperatives. Now we are going to start with our next and the last topic, which is called agricultural diversification. What is the meaning and what is the need? These two topics we are going to start. सबसे पहले तो agricultural diversification है क्या? वो कहता है it refers to adopting number 1 new farming patterns. ये खास बात है, न्यू फार्मिंग पैटर्न्स एक. दूसरा न्यू इनपुट्स, नई तरह की इनपुट्स 2. और तीसरा न्यू सोर्सेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट. 3 चीजें बात कर रहे हैं. न्यू फार्मिंग पैटर्न नंबर 1, न्यू इनपुट्स नंबर 2 and new sources of the rural employment different from the traditional one. तो अब हम इसके एक एक करके तीनों बातों को ध्यान से सुने. चेंज इन द फार्मिंग पैटर्न. क्या है फार्मिंग पैटर्न में चेंज? इट मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ द फार्मिंग बिटवीन डिफरेंट क्रॉप्स. कुछ जो क्रॉप्स हैं पहले तो लिमिटेड होती थी, अब उनको डिफरेंट क्रॉप्स में फार्मिंग को स्प्रेड कर दिया. जैसे कि ग्रो बोथ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन, जूट एटसेट्रा. इससे क्या फ़ायदा होगा? मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाएगी, ज़मीन का प्रॉपर यूज़ होगा, पैसा भी मिलेगा और इनकम की एक जो लिमिट है वो भी ख़त्म हो जाएगी कि अब लिमिटेड इनकम, क्योंकि लिमिटेड क्रॉप्स थी. तो पहली चीज़ की गई चेंज इन द फार्मिंग पैटर्न. इसका मतलब हुआ स्प्रेडिंग ऑफ द फार्मिंग बिटवीन different crops
दैट इज बोथ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ये पहली बात हुई। दूसरा हमने पढ़ा था न्यू इनपुट्स, अडॉप्टिंग द न्यू इनपुट्स। इसका क्या मतलब है? जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे हमारी सेहत भी खराब कर रही है। नो डाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला हमारा टॉपिक अब सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन यहां पर तो इसको पढ़ना है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में, कि वो इनपुट्स जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो हमें भी खत्म कर रही हैं, क्योंकि जो उगेगा खेत में जाएगा हमारे पेट में, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी सेहत खराब हो रही है, बीमारियां समय से पहले बहुत जो है तरह की बीमारियां और इस तरह की अनक्योरेबल डिजीजेस जो कि हम सुनकर भी हैरान हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? दिस इज द सेकंड वन। अडॉप्टिंग द न्यू इनपुट्स रेफर्स टू शिफ्ट्स फ्रॉम द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड बेस्ड फार्मिंग टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक दूसरी खास बात एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की। तीसरी बात, न्यू सोर्सेज ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब? खाली फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है लोग। अब फार्मिंग हमारी किस पे डिपेंड है? मॉनसून, क्योंकि इरिगेशन तो सब जगह पूरी इंडिया में है नहीं फैसिलिटीज। अब बारिश अच्छी हो गई तो फसल बढ़िया, बारिश नहीं हुई तो फसल खत्म, बारिश बहुत हो गई तो भी खराब, फ्लड आ गई तो वैसे गई। तो इसलिए उनको एम्प्लॉयमेंट के खाली फार्मिंग के अलावा कुछ और एक्टिविटीज जिसको नॉन फार्म एक्टिविटीज बोलते हैं, यही अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज फ्रॉम फार्म सेक्टर टू द नॉन फार्म सेक्टर। अब हम बात करते हैं नीड फॉर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। ये बोर्ड पे काफ़ी सारा लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक एक बोर्ड पे लिखी हुई बात को लाइन टू लाइन पढ़कर आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक एक लाइन क्लियर हो जाए। बट फिर वही, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वीडियो लेक्चर है, आप पॉज कर सकते हो, सुन सकते हो, बार बार रिपीट कर सकते हो, पर कर तभी सकते हो ना जब आपको करने की लगन होगी। वो लगन तो हम आपको नहीं दे सकते बेटे, रास्ता दिखा सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपने ध्यान से सुनना है और साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या नीड है, किसकी? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले कहता है इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ टू रीजंस। दो कारण है, दो कारण इसके। पहली चीज तो मैंने अभी बताई, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सक्लूसिव डिपेंडेंस। अकेले अकेले केवल हम डिपेंड थे किस पर? फार्मिंग पर। तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि इट इज बिकॉज लैक ऑफ द रेगुलर इरिगेशन कॉज द रिस्क। अभी मैंने बताया था बारिश होगी तो ठीक, इट इज स्टिल, देखो लिखा है इन इंडिया स्टिल सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन रेन। तो एक तो ये चीज। दूसरा क्यों जरूरत पड़ी? प्रोवाइड्स सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, लगातार निरंतर, ये नहीं कुछ समय काम मिल गया फिर बेरोजगार, फिर काम मिल गया फिर बेरोजगार, उनको निरंतर काम मिलता रहे टू द रूरल पीपल। उसके लिए क्या? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक एग्रो प्रोसेसिंग, पढ़ेंगे इसकी डिटेल हम, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर जिसमें फल और सब्जियां और ये सब, फिर उसके बाद फिशरीज एटसेट्रा, हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम एंड इन्वॉल्व मच लेस रिस्क in comparison to the risk involved in the farm sector। तो ये तो हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या, उसके कौन से तीन एस्पेक्ट्स हमने डिटेल में समझ लिए, और क्यों जरूरत पड़ी एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की। अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके इन सभी चीजों को। फॉलोइंग आर द मेन सेगमेंट्स ऑफ द नॉन फार्म सेक्टर। पहली बात कर रहे हैं एग्रो प्रोसेसिंग। एग्रो प्रोसेसिंग क्या है? किसान खेती करेगा, फसल होगी, फसल को बेचेगा, और फसल को खरीदने वाले जो हैं एग्रो प्रोसेसिंग करेंगे उसको।
उसको पैक करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसकी ग्रेडिंग करेंगे। लेकिन अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब कोशिश की गई कि इन दोनों को, फार्मर को और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज को आपस में मिला दिया जाए। क्या फ़ायदा होगा? इससे उनको, फार्मर्स को अच्छी कीमत मिल जाएगी, उनको स्टोरेज की दिक्कत नहीं रहेगी, उनको जो है डिस्ट्रेस सेल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मजबूरी में सस्ता बेचना। यही सब हम पढ़ेंगे, देखो डिटेल में। एग्रो प्रोसेसिंग, इट रेफर्स टू, ये मीनिंग पढ़ रहे हैं हम एग्रो प्रोसेसिंग का। इट रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मिंग द लोकल फार्म प्रोड्यूस, जो लोकल फार्म में प्रोडक्शन हुई, इनटू द वैल्यू एडिड प्रोडक्ट फॉर सेल। मैंगो से मैंगो का पिकल बना दिया, फ्रूट से फ्रूट का जैम बना दिया, टोमेटो से टोमेटो का केचप बना दिया। कितनी वैल्यू बढ़ गई, फार्मर को कितनी अच्छी इनकम आ गई, क्योंकि उनमें एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग गई। जनरली, आमतौर पर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग इज अंडरटेकन बाय द एंटायरली सेपरेट एजेंसीज, होता यही है। लेकिन हमने क्या किया, फार्मर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट परचेज करती हैं दिस प्रोडक्शन। अ बेटर प्रैक्टिस इज, अच्छा काम यही हमने किया कि फार्मर्स को और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन हैंड्स। और इसका सबसे बड़ा फायदा, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट प्रोड्यूसर्स विल नॉट बी फोर्स टू सेल देयर क्रॉप्स, खासकर पेरिशेबल, जो खराब होने वाली क्रॉप्स है ये। इफ दे गेट गुड मार्केट प्राइस, अगर उनको अच्छी कीमत मिलेगी, दे कैन सेल डायरेक्टली इन द मार्केट। और अगर नहीं मिलेगी तो, इफ द मार्केट प्राइस इज नॉट फेवरेबल, तो क्या होगा, दे कैन गेट द प्रोड्यूस प्रोसेस्ड, प्रोसेस करेंगे, एंड सेल द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स व्हेन द मार्केट बिकम्स फेवरेबल। तो ये एग्रो प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटी, रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, sustainable income and sustainable employment to the rural people, and covering the risk factor and the uncertainty of the farming sector। तो ये पहली हमने नॉन फार्म एक्टिविटी पढ़ ली। सेकेंड इज द एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। कितनी चीजें मिलती हैं पशुओं से, दूध, ऊन, है ना, ये सब चीजें मिलती हैं, मिल्क, वूल, और ये सब जो हमें मिल रही हैं, एग्स एंड एवरीथिंग, मीन्स ये सब क्या, ये सब हमारे लिए एक सस्टेनेबल इनकम का सोर्स भी तो बनेंगी। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, इट रेफर्स टू ब्रीडिंग, रेजिंग एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो मीनिंग हो गया, उनकी ब्रीडिंग करना, उनको बढ़ाना और धीरे धीरे उनको केयर करके एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे का जरिया बना देना, ये है एनिमल हस्बेंड्री। इट इज अ लाइव स्टॉक फार्मिंग ऑफ कैटल, गोट्स मेनली, इन सबको हम पालते हैं। इट प्रोवाइड्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एग्स, वूल एटसेट्रा। और खास बात, इट इज अ स्टेबल इनकम नॉन फार्म एक्टिविटी, स्टेबल इनकम, लगातार निरंतर इनकम मिलती जाएगी। इन एडिशन इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा मिलेगी, न्यूट्रिशन, अच्छी सेहत, और ट्रांसपोर्टेशन, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, पशुओं से वो भी काम ले लिया जाएगा। एंड रिसेंटली वी ऑब्जर्व्ड रेवोल्यूशन इन द मिल्क आउटपुट, जिसको हमने नाम दिया व्हाइट रेवोल्यूशन, और एक और नाम इसको दिया ऑपरेशन फ्लड। इसको लॉन्च किसने किया, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कब लॉन्च हुआ ये ऑपरेशन फ्लड, इन 1970। इससे जो दुनिया में सबसे कम जहां दूध का उत्पादन था, मिल्क डेफिशिएंट नेशन हमारा इंडिया था, वहां मिल्क का सरप्लस हो गया। देखो, इट वाज
world's biggest dairy development program. It transformed India from a milk deficient nation into the world's largest milk producer, surpassing USA in 1988. इस एनिमल हस्बेंड्री का ही ये रिजल्ट है। उसके बाद इन 2010-11 with about 1/6 of the global output in the 30 years, it doubled the milk available per person. और इससे क्या हुआ, मिल्क की अवेलेबिलिटी बढ़ी, फार्मर्स जो थे वो आत्मनिर्भर बन गए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट वॉज नॉट मियरली बाय द मास प्रोडक्शन, खाली प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, बट प्रोडक्शन बाय द मासेस, सभी की इन्वॉल्वमेंट आ गई, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसमें भी हमें दो प्रॉब्लम्स आई। दो प्रॉब्लम क्या, इट फेसेस लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लाइफ स्टॉक। प्रोडक्टिविटी मतलब जो पर यूनिट ऑफ द कैटल जो मिल्क मिल रहा था वो कम था। दूसरा, क्रेडिट की कमी थी, क्योंकि क्रेडिट होगा तभी तो कोई फार्म एक्टिविटी में भी जो है, नॉन फार्म एक्टिविटी में एनिमल हस्बेंड्री के लिए पैसा तो चाहिए, उसके लिए उधार। तो टू इन्वेस्ट इन द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड द कैटल स्टॉक। तो ये दो कमियां। थर्ड हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर, रेफर्स टू क्या है, मैंने बताया था अभी, प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स, एरोमेटिक मतलब खुशबूदार पौधे, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, मसाले, स्पाइसेस एटसेट्रा। इंडिया जो है इट इज़ द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। हॉर्टिकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडिया के जीडीपी में इसका 6% कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस कैन बी एनहांस्ड, इसको और बढ़ा सकते हैं, कैसे, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेजेस, उनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिले, स्टोरेज की फैसिलिटी मिले, मार्केटिंग अच्छी हो, मार्केटिंग के लिंक हो जाएं, एंड स्प्रेड ऑफ द एक्टिविटी। सो दिस इज द थर्ड नॉन फार्म एक्टिविटी विच इज अगेन अ रेगुलर सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर द रूरल फार्मर्स। देन फोर्थ इज द मछली पालन, फिशरीज। अब देखो क्या है, कैचिंग फिश कॉन्ट्रीब्यूट जस्ट बिलो 1% ऑफ द जीडीपी, बहुत कम इसका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब वो बता रहा है क्या, सी एंड ओशियंस अकाउंट फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन, जबकि वाइल द लैंड सोर्सेज लाइक रिवर, लेक्स अकाउंट फॉर द रिमेनिंग 2/3। 33% तो सी और ओशियन से, 66% जो फिश हम करते हैं वो कहाँ से है, रिवर एंड लेक्स, जो कि हमारे सोर्सेज हैं, इनलैंड सोर्सेज। देन इट इज एन इंपॉर्टेंट नॉन फार्म सोर्स ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट नॉन फार्म सोर्स है ये रूरल एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लो पर कैपिटा इनकम, लोगों की अनपढ़ता, इलिटरेसी, एब्सेंस ऑफ द मोबिलिटी, लेबर इधर से उधर जाना नहीं चाहते, वो उसी जगह पर हैं, इस करके ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। जब पानी में मछली होगी तो पानी साफ रहेगा, अगर हम ओवर फिशिंग करेंगे तो वाटर का पॉल्यूशन बढ़ेगा। सो देयर इज़ अ नीड फॉर रेगुलेटिंग इट। तो इसके साथ ही हमने बहुत डिटेल से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया, रूरल डेवलपमेंट। और मैंने पूरी कोशिश यही की है कि आपको एक एक टॉपिक हर लेक्चर में जो समझाया गया है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। कुछ लेक्चर 15 मिनट, कुछ 20 मिनट या कुछ 25 मिनट के बन गए, वो टॉपिक के हिसाब से किए गए। आप उन लेक्चर वाइज उसको सुनकर उसके नोट्स बनाते जाइए। और ज़रूर फिर रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उनका फ़ायदा हो जाएगा। और साथ के साथ अपने कमेंट्स
और उम्मीद यही है कि आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।